जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लेखी। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध साहित्यकार और दिल्ली में हिंदी अकादमी और मैथिली अकादमी, वो मैथिली भोजपुरी जो अकादमी उसकी सचिव रहे, डॉक्टर हरीश सुमन बिष्ट जी। आज वो मेरे साथ आए हैं और हम हिमालयी जो साहित्य है उस पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य और वहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उन पर क्या लिखा जा रहा। तो सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे स्वागत चैनल में। अब जरा मुझे ये बताएं कि आप ये बताएं कि जो हिमालय को लेकर या हिमालय के लोग जो हिंदी में साहित्य रच रहे हैं वो कैसा रच रहे हैं, या वो लोगों तक जा रहा, लोग पढ़ रहे हैं, क्या है आज की स्थिति जब से खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया है? जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग पहाड़ से जुड़े हुए हैं और पहाड़ का मतलब हिमालय है और हिमालय से ही हमारी एक जो पहचान है वो हमारी पहचान बनती है। और देखा जाए जो भारतीय वाङ्मय है उसका जो स्रोत है, पूरे भारतीय वाङ्मय की बात मैं जब कर रहा हूँ तो उसके सोर्सेज जो स्रोत जाते हैं वो हिमालय तक जाते हैं। जो हमारा आद्य साहित्य है उसको भी देखें, वेदों की रचनाएं देखें, वो तमाम उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हिमालय से ही है। जहाँ तक आप समसामयिक जीवन को हिमालय से जोड़कर देखेंगे तो मुझे लगता है कि इधर इसमें काफ़ी प्रगति हुई है, लोगों का रुझान बढ़ा है। यूँ तो हमारे पास प्रकृति पुत्र सुमित्रानंदन पंत जैसे कवि हुए थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हिमाचल में हिमाचल से या हिमालय गोद से सुमित्रानंदन पंत जैसे बड़े महान रचनाकार हुए हैं जिनको प्रकृति पुत्र कहा जाता था। और उन्हीं के समकालीन कवि थे चंद्र कुमार बड़साल, जिनकी रचनाएं तत्काल तक उस समय में उतनी चर्चा उनकी नहीं हो पाई जितना कि आज उनको पढ़ा जा रहा है। और उनकी जो कविताएं हैं पूरे हिमालयी जीवन को दर्शाती हुई है, तो ये तो बहुत बड़ा अवदान है। जहाँ तक और हम इधर करीब आए तो लीलाधर जगुड़ी बड़े कवि हैं और मंगेश डबराल हमारे पास बड़े कवि रहे हैं और बहुत सारे नए रचनाकार हैं वो लिख रहे हैं और अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। और तमाम कवियों के जीवन में पहाड़ को हम अलग करके नहीं देख सकते। कहीं न कहीं उनके जीवन में प्रकृति से जितना भी सरोकार उनके रहे हैं उनमें हिमालय मौजूद है। तो हिमालय अपने में ही एक पूरा जीवन है। हिमालय पूरा जीवन का मतलब एक जीवन शैली को है, उस जीवन शैली को पहाड़ के लोग जीते हैं। और तमाम इधर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जोर बढ़ा है तब से लगातार प्रकृति के साथ लोगों का तादाद जुड़ा है और लोग भी दूर 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 दराज में जा रहे हैं। चाहे वो कविताएं हिंदी की कविताएं नहीं लिख रही हैं या मराठी में नहीं लिख रहे हों पहाड़ पर जाके, लेकिन अपने सरोकारों को वहाँ पर गुनगुनाते जरूर। ये बहुत बड़ी ताकत है पहाड़ की और हिमालय की। तो मुझे लगता है कि इधर पहाड़ को लेकर बहुत अच्छी रचनाएं लिखी जा रही हैं और पूरी तरह से में पहाड़ उभर कर आ रहा है। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, ये सिर्फ अभी मध्य हिमालय की बात करें, बंगाल, कुमाऊं या थोड़ा नेपाल भी चले जाए, आगे हिमाचल, तो इसमें जो है वहाँ का जो लोकल जो लैंग्वेज है उसमें आप यदि पढ़ते हैं या नजर में तो वहाँ पे क्या रचा लगा है? क्योंकि आमतौर पर गढ़वाली को एक कार्यक्रम में था तो उसमें ये बात है कि एक आदमी भी लिख रहा है तो वो दुख लिख रहा है, अपनी उसको खुद लग रही पहाड़ की, दूसरे को, तीसरे को, 500 लोग एक ही तरह की कविताएं लिख रहे हैं, उनको खुद आ रही, खुद मतलब जो निराई जिसको कहते हैं कुमाऊनी में, गढ़वाली में, यानी याद है। तो उसी तरह रचा रहा है, कुछ चेंज भी हो रहा है साहित्य में? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है और ये चिंता है, ये सवाल नहीं है, ये आपका सवाल नहीं है, ये हम लोगों की चिंता है। क्योंकि हमें लगातार साहित्य से जुड़ने का मौका मिला है, सांस्कृतिक जीवन को हम जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारी चिंता का कारण बनता है। इधर ठीक है, हाँ, दिल्ली सरकार में रह के मुझे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी अकादमी बनाने के लिए नोडल अफसर का दायित्व दिया गया और जितना मैं कर सकता था मैंने उसे किया। आप तो लगातार उससे जुड़े हुए जानते भी हैं। लेकिन अकेडमी बन भी गई, बहुत अच्छी बात है, और इधर कुछ काम भी उसमें हो रहा है। लेकिन चिंता हमारी ये नहीं है, सरकार अपनी तरफ से काम कर दिया, दिल्ली सरकार ने अपना काम कर दिया।
उन्हें एकेडमी बना ली। अब सवाल ये है कि वो जो अकादमी बनी है उसका कार्य प्रणाली, कार्यशैली उन्हीं किन किन चीज़ों को शामिल कर रही है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे रचनाकारों का सवाल। हमारे रचनाकार किस तरह का लेखन कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह का लेखन कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका पैमाना क्या है, वो किस जीवन को लेकर लिख रहे हैं, उनकी अपनी रचनाओं में जो सरोकार है वो किस रूप में आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। आज हिंदी का साहित्य समृद्ध साहित्य, ठीक है, बहुत समृद्ध साहित्य। हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या जो हमारी स्थानीय और भाषाएं हैं, उन भाषाओं के रचनाकारों को कम से कम दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है उसके महत्वपूर्ण साहित्य को पढ़ना चाहिए। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। यदि आप कहानी लिख रहे हैं, कहानी, हिंदी की कहानी आज कहाँ पहुँच गई है, आपको उस इतिहास को समझना पड़ेगा। और मराठी साहित्य पढ़ सकते हैं, मराठी का साहित्य हमारे पास समृद्ध साहित्य है। आप बांग्ला साहित्य को पढ़िए, वो तो बहुत ही समृद्ध साहित्य है ना। और दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, क्या अद्भुत उनका साहित्य है, उसको हमको पढ़ना चाहिए। जब तक हम अपने को पढ़कर समृद्ध नहीं करेंगे तब तक हम एक मौलिक, एक अच्छी रचना का निर्माण, सृजन नहीं कर पाएंगे। ये पहली शर्त है। तो मैं लगातार पहाड़ के लेखकों को, चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी है, उनको यही कहता हूँ कि भाई आप एक तो अपने को पहाड़ से जोड़कर तो देखिए, लेकिन उसको उस तरह आत्मसात मत कर लीजिए। उसे निराई लगाना, जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया, एप्रोप्रिएट शब्द है, उस शब्द से आपको हटना पड़ा है। साहित्य से मैं ये निराई नहीं चलती। साहित्य में जो वहाँ के जन सरोकार है, उन जन सरोकारों को लेकर आप आगे आएंगे, वो आपकी चिंता का विषय होना चाहिए। आपका केंद्रीय विषय यदि पहाड़ है तो पहाड़ की समस्याओं को लेकर होना चाहिए। शैलेश मटियानी हमारे पास बड़े रचनाकार हैं, पहाड़ के जीवन को लेकर जो उन्होंने कहानियां लिखी, आप बाकी की कहानियां हैं, दुनिया की बेहतरीन कहानियों में से उनको माना जाता है। आप अकादमी की जहाँ बात करें तो ये जो नई राज्य बना था, 23 साल होने वाले हैं, इसी नवंबर में हो जाएंगे जी, वहाँ पर अकादमियों का क्या है, वो कुछ करवा रहे हैं कि कोई अच्छे साहित्यकार निकले, अच्छा साहित्य आए। वहाँ जो अकादमी है उन्होंने कुछ शायद बनाई भी है, गढ़वाली कुमाऊनी, तो कुछ लोक भाषा साहित्य है, उस पर कुछ आप शायद सदस्य भी हैं, उससे क्या है उसकी इसकी देखा है कि जो हमारा उत्तराखंड भाषा संस्थान है, इधर उसकी गतिविधियों में कोई तेजी आई है। और जो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उन्होंने भी मुझे वहाँ का एक सदस्य नोमिनेट किया है, और मैं मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करूँगा इस बारे में। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अलग विंग भी वहाँ पर बना दिया, ठीक है, और उसमें उन्होंने प्रोत्साहन के लिए भी रखा है। नंबर 1, आप लिख रहे हैं तो आपकी किताबें प्रकाशित करने की जो आपको दिक्कतें हैं, आपको उस संस्थान से दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ आप अपनी स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं। आप अच्छा लिखते हैं तो पुरस्कारों की योजना भी वहाँ पर है। आप कवि हैं, आपको कविता पाठ का भी आपको मौका मिलता है। आप कलाकार हैं तो आपके जो जन सरोकार हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिस विधा से, उसका भी वो पूरा सम्मान करते हैं। इतना मैं सरकार के 1-2 मीटिंगों में जाने पर मुझे जो अनुभव हुआ कि सरकार के पास बहुत बड़ी योजनाएं हैं। अब सवाल यही है कि सरकार ने योजना तो बना दी, अब उस योजना को जब लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लागू करने के लिए आपको रचनाओं का जब चयन करना है तो एक स्तरीय रचनाओं का तो होना बहुत जरूरी है ना। आप जो कुछ लिखेंगे उसको तो आप नहीं कर सकते, आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अधिकांशतः वहाँ पर हो ही यही रहा कि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सामने नहीं आ पा रही हैं, और बस जो लिख रहा है वो कहता है मैं ही महान रचनाकार हूँ, मेरी ही बेस्ट रचना है, मेरे अलावा कोई दूसरा रचनाकार नहीं है, और इसी को सब कुछ होना चाहिए। ये थोड़ा क्या मुझे लगातार यही अनुभव होता है कि लोग अपनी चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिखते। एक छपास जो होती है लोगों में, वो छपास भी है, होनी भी चाहिए। यदि छपास आपके पास नहीं है तो आपकी आशाएं भी आपके पास नहीं होती, वो मर जाती है। छपास भी होनी चाहिए, आपको प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन ये छपास के लिए भी आपकी गुणवत्ता का होना भी बहुत जरूरी है।
यहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं को लेकर ये जो मानकीकरण कर रहे हैं, तो पिछले साल कुछ 2-3 मीटिंगें हुई थी, कुछ एक संस्था की थी और कुछ गढ़वाल वो जो था दिल्ली की जो अकादमी है इन्होंने की। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, मुझे बुलाया था, तो मैंने देखा कि जो हिस्ट्री पे काम ही नहीं कर रहे, मतलब कि हमारा साहित्य आमतौर पर ये मान्यता लोगों ने लिख दी कि ये साउथ सैनी या जो राजस्थानी से या संस्कृत से निकली है गढ़वाली कुमाऊनी, जबकि ये खसपुरा जी जी बिल्कुल मतलब खसों की जो भाषा थी वो संस्कृत में उदीचाम थी, और उदीचाम वो संस्कृत की सौदर थी। लेकिन मुझे ताजुब हुआ कि ये अपनी भाषाओं की इतिहास भी नहीं करते, जो मैंने किताबें भी देखी उसमें भी इसका उल्लेख है, तो क्या इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? वही दिक्कत मैं कहा ना कि जो साहित्य के लिए गंभीरता होनी चाहिए, जो भाषाओं के विकास और संवर्धन के लिए जो काम होना चाहिए वो काम नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ हवाबाजी मुझे लग रही है। देखिए अन्यथा मतलब कोई नाराज भी होगा तो हो ले, लेकिन यदि सही मायने में आप भाषाओं के विकास उनके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं तो उसके जो बेसिक चीजें हैं ना उनको आपको समझाना पड़ेगा। इतिहास है भाषा का इतिहास, जब हिंदी का इतिहास आपके सामने मौजूद है, वो कहता है कि ये सरसनी और दूसरी भाषाओं से ये भाषाएं निकली हुई हैं, तो भाई साहब आपको यहाँ की जो खस प्रजाति के जो लोग हैं उनकी भाषा कहाँ है? अच्छा, मूल रूप तो वही है ना। राजी जो राजी लोग हैं उनको आप क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? उनकी मूल भाषा है, आप करते रहिए, ठीक है। आप कुमाऊनी का विकास कीजिए, आप गढ़वाली का कीजिए, और मैं तो आपको बताऊं कि गढ़वाल में भी टिहरी की अलग गढ़वाली है, पौड़ी की अलग है, हमारी कुमाऊनी में भी अल्मोड़ा की अलग है, पाली पछाओं की अलग है। ठीक है, एक हम माध्यम बना लेते बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऐसे बनाने से नहीं होती। सहज प्रभाव में जो भाषा आएगी, जो लोगों तक के बीच जाएगी, संवाद का जो ज्यादा विषय बनेगी, माध्यम बनेगी, वो भाषा आगे जाके ठहराव पाएगी, वो ना एक मंजिल पर जाके रुकेगी। वहां पर जाके आप कहेंगे कि सचमुच में ये कुमाऊनी है, ये गढ़वाली है, ये जौनसा है। अभी नहीं कह सकते, अभी तो आप लठ मार हाथ चला रहे इधर भी उधर भी, और आप कुछ उस तरह का कर नहीं पा रहे। एक तरफ इन भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में बात करने की कोशिश की, अच्छी बात है। दूसरी तरफ आमतौर पर जो कुछ गीत गा लेते हैं या गीत लिख लेते हैं, वो अपने को कवि मान लेते हैं, तो कवि और गीत का भी कुछ फर्क होता है या क्या होना? बिल्कुल फर्क है। गीत लिखना अलग विधा है, एक अलग विधा उसको है। गीत कविता का ही एक विधा है, लेकिन अपने में पूर्ण विधा है गीत का, और कविता बिल्कुल अलग है। कविता गीत अच्छे लिखे भी जाते हैं, साहित्यिक गीत भी लिखे जाते हैं, लेकिन जिस तरह का गीतों का चलन इस समय कुमाऊनी उत्तराखंड की बोली भाषाओं में हो रहा है, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। उनमें उस तरह की गंभीरता नहीं है, उस तरह का जीवन नहीं है, उस तरह का परिवेश नहीं है। वो उसी तरह के गीत लिख रहे हैं जो आज से 60, 70, 80 साल पहले है, और उस लेवल पर भी नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, जो गीत बचपन में सुनकर नजीमाबाद स्टेशन से, लखनऊ रेडियो स्टेशन से सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उन गीतों को आज मैं सुनता हूँ, उनका गीत फ्लेवर देखे, उनका फ्लेवर देखे, वो बिल्कुल अलग है। और जो आज के लिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरह का लिखा। ठीक है, पाश्चात्य की जो संस्कृति है उसका आप अनुसरण कीजिए। आज सारा व्यवसायीकरण हो रहा है, आप उसको जी लीजिए, लेकिन एक क्षेत्र को जब आप आगे रखते थे तो उसके जो मानक है, जो भाषा का अपना मानदंड है, तो आपको पूरा करते हैं। एक और देखा है दिल्ली में, आपने भी देखा होगा कि एक कल्चर, थोड़ा कल्चर में भाषा वगैरह संस्कृति सब आ जाता है, तो जो इसमें जो आजकल एक खासतौर पर दूसरे लोग भी हमें कहते हैं कि आप क्या सिर्फ डांस ही करते, कुछ चीजें नहीं होती, मतलब हर कार्यक्रम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग डांस करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या यही संस्कृति होगी या भाषा वगैरह कुछ काम दूसरा होना चाहिए? दिल्ली की मैं NCR की बात करूँगा, सिर्फ ये सब आ जाता है, इस पर क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये भी चिंता का विषय है। जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं की जो लोक परंपराएं हैं वो बहुत समृद्ध परंपरा है। गढ़वाल की इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कुमाऊं की जो लोक परंपरा है वो पूरे भारत के राज्यों की जो लोक परंपराएं हैं उनसे कहीं समृद्ध परंपरा है।
मैं ये आपको दावे के साथ कहूँ। नहीं, वो मोहन उप्रेती जी हाँ। ने दिखाया था आपने करके। मोहन उप्रेती ने जो उत्तराखंड की संस्कृति को जहाँ पर लाके खड़ा किया, उसके बाद देखिए ना कितना बड़ा गैप आ गया है। यही बात मैं परसों सीएम पपने जी को भी कह रहा था, क्योंकि वो प्रवृत्ति कला के से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनको कह रहा था कि ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। मोहन उप्रेती डीएम साहब ने जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाएं। और मैं कल यही डॉक्टर सुबह रावत से भी बात कर रहा था कि कम से कम एक अच्छा काम तो आगे हो, हमें बढ़ाना चाहिए, इसको करना चाहिए। हमारी यहाँ जो गीत है, हमारे यहाँ जो भगनौल है, हमारे यहाँ जो न्योली है, हमारे यहाँ घोड़े हैं, हमारे यहाँ चाचरी है, ये कम है क्या? भाई एक न्योली आप सुनेंगे तो आपको सुनते सुनते ये लगेगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। जैसे वो पांडव की गाथा है, पांडव गाथा है, जो हमारी लोक गाथाएं हैं, राजूला मालशाही की हो, पांडव गाथा हो या दूसरी गाथाएं हैं, हरुईद की गाथा हो, हम है क्या? आप तो गुरु देवता की भी आने लगे हैं। लेकिन ये हमारी एक समृद्ध परंपरा को बचाने की जरूरत है। ये खतरा हम ही लोगों से है ना, खतरा हम ही से है, क्योंकि हम उसको ना उस रूप में समझ पा रहे हैं और ना उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। हम अपने तरह से उसको अपने शर्तों के अनुसार उसको सामने ला रहे हैं और उसे गलत मैसेज जा रहा है। ये हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जैसे सरकार है, आमतौर पर भी राजाओं के सामने देखिए कि जो ये कला थी इसको सरकार प्रचलित देती थी। क्या उत्तराखंड सरकार इस तरह के कलाकारों को या लेखकों को, पत्रकारों को आपकी नजर में लगता है कि सपोर्ट करती है इस तरीके से पत्रकारों? लेकिन मैं किसी सरकार की बात ही कर, नहीं, किसी भी सरकार की बात, हमें किसी से बात नहीं है, पॉलिसी तो एक ही बनती है। ऐसा है कि कभी कभी बीच बीच में ये लोग कलाकारों को इनको मदद करते रहते हैं। उनके मदद का मतलब सीधे सीधे तो पैसा किसी को दे नहीं सकते, कहीं पर उनका एक प्रस्तुति करवा दी, कहीं पर कविता पाठ करवा दिया, तो इस तरह का कार्यक्रम ये लोग करते हैं और उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे अपने देश से बाहर भी जाने का मौका मिला। और जब मैं रूस गया था, उज़्बेकिस्तान गया था और वियतनाम गया था, तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि भाई जो देश, जो समाज अपने कलाकारों का, लेखकों का, कवियों का, वैज्ञानिकों का सम्मान करता है, वही देश विकास करता है, वही समाज विकास करता है। लेकिन हमारे यहाँ वो परंपरा अभी तक नहीं है। अभी तक हम एक प्रेमचंद को ठीक से नहीं संभाल पाए। ये हमारे लोग जो रचनाकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, हम उनको क्या देखेंगे? जब इतना बड़ा, जिसको उपन्यास सम्राट कहा गया, कथा सम्राट जिसको कहा, उसकी परंपरा को हम सीधे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। और पहाड़ के लोगों को अभी भी इनसे सावधान होना चाहिए। उनको अपनी जो शास्त्रीय जो परंपरा है उनको बचाने की जरूरत है। जागर परंपरा केवल ढोल दमाऊ बजाने से जागर परंपरा नहीं है, उसके पीछे सामाजिक जो उद्देश्य रहा है, ठीक है, वो एक ठग विद्या आज बन चुकी है। ठीक है, एक जब उस परंपरा का मालूशाही के जमाने में जब उस परंपरा का उद्भव हुआ था, तब उसकी जरूरत कुछ और थी। लेकिन आज भी समाज में एक बहुत बड़ा श्रद्धा भाव, एक आस्था उस पर जुड़ी हुई है। मैं उस परंपरा का समर्थन उस रूप में नहीं कर रहा कि आप भूत भगाते रहिए, भूत पूजा के लिए पहाड़ जाते रहिए, तो उसमें नहीं। लेकिन जिसको आपने अपने एक इष्ट स्वीकार किया है, उसके प्रति एक श्रद्धा भाव तो आपका होना ही चाहिए। और वही हमारी समृद्ध परंपरा है, क्योंकि हम अपने को देवभूमि का नाथ कहते हैं, देवभूमि का होने का कहते हैं। ये मेरी चिंता में। अच्छा, एक और सवाल है कि हमारी पीढ़ी या पहले की पीढ़ी तो आपके बारे में जानती है, लेकिन एक नया जो ये टेक्नोलॉजी आ गई, हमारा यूट्यूब या सोशल मीडिया, उसके बारे में अब आप अपने जो गांव है अल्मोड़ा में, वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी यात्रा है, शख्स और लेखन का भी थोड़ा आप ही अपनी मुँह से बता दीजिए कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे साल? अब अपने बारे में बताना तो बड़ा मुश्किल है। फिर भी अपने गाँव से। मेरा गाँव कुन्हील है और ये रानीखेत तहसील में आता है। अब तो हमारी तहसील कैसे नहीं हो गई है, जो मेरा गाँव की नजदीक है, और वैसे मेरा घर भी कैसे मिल गया है। और
रामगंगा हमारे यहाँ बड़ी नदी है और इस क्षेत्र को रामगंगा वैली के नाम से भी जाना जाता है और पानीपतों का मुख्य हिस्सा भी इसको माना जाता है। और सबसे खूबसूरती इस वैली की है, आप कहीं भी चलिए इतनी खुली वैली आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, चाहे आप हमारे उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में जाएंगे। रामगंगा वैली का जिस तरह का विस्तार है वो बहुत खूबसूरत है। और मेरा गांव बहुत खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने दुनिया भर के कई गांव घूम लिए हैं और अपने गांव जैसा मुझे दूसरा गांव नहीं दिखा। और बार बार मैं शहर में रहने के बावजूद भी मैं अपने पहाड़ को, अपने गांव को नहीं भूल पाता। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई मेरे गांव में तो स्कूल नहीं था तब, जबकि मेरा गांव सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध गांव था। पास में ही एक ब्रिटिश पीरियड के समय का प्राइमरी स्कूल था, वहाँ मैं गया। लेकिन उसी दौरान 1965 में मेरे गांव में भी स्कूल खुल गया और खड़िक होता है, खड़िक का बड़ा पेड़ होता है, वो खड़िक के पेड़ के नीचे मेरी पढ़ाई और मैंने सीखा था। फिर तख्ते लगा के स्कूल खुला था। फिर बाद में स्कूल 2-3 साल के बाद स्कूल की इमारत बनी थी और मैंने गांव से फिर 5वीं किया। फिर जूनियर हाई स्कूल हिमार से मैंने 8वीं किया। फिर नज़दीक में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, पढ़ाई की दिक्कत थी। मेरे गांव से मानिला लगभग 10-12 किलोमीटर है, जिसमें 5.5 किलोमीटर की तो एकदम मैं गया हूँ कचूर का। हाँ, तो वो कचूर हमारे जो रिश्तेदारी है वो उन्हीं के गाँव में है। तो वो जो 5.5 किलोमीटर की हाइट आपने देखी है ना, एकदम उसमें पाँव पलटते हैं, इतना कठिनाई होती है। पानी नहीं मिलता उसमें, चढ़ाई में 5 किलोमीटर का पानी नहीं है, लेकिन हवा जितनी ठंडी आती है हिमालय की, उससे आपको प्यास नहीं लगती। फिर आप मानिला पहुंच जाते हैं। मानिला प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है वहाँ। फिर वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर फिर मुझे और आगे पैदल जाना होता था, यानी 10.5 किलोमीटर 11 किलोमीटर एक तरफ आना जाना मेरा मतलब 20-22 किलोमीटर दिन का ये होता था और अकेले में जाता था। तो मैंने वहाँ से मानिला इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया, 12वीं किया और फिर मैं दिल्ली चला गया। मेरे पिताजी दिल्ली में ही थे, मुझे मराठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो वो भी चाहती थी कि मैं दिल्ली में ही पढ़ूँ, पढ़ाई करूँ। लेकिन मुझे क्या है कि ना मुझे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई तो करनी है, फिर गाँव चला गया। फिर मैंने कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री की और आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की। तब से लिख रहा हूँ। लिखना मेरा 1972 में मैंने शुरू किया था। मेरे गांव में एक अखबार आया था ऐसी, क्योंकि मेरे चाचा पोस्ट मास्टर थे, तो उन्होंने कहा ये अखबार पढ़ो। तो उस अखबार का नाम मुझे अभी याद नहीं है। उसमें था कि मेरा गांव कितना पुराना कितना नया करके एक टॉपिक आया था, गांव के बच्चों के लिए निबंध लिखने का, और मैंने वो निबंध लिखा था और निबंध लिखा तो मुझे पहला पुरस्कार मिला था। तो वो मेरे शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बार बार बताता हूँ, जब आप कुमाऊनी साहित्य को आप पढ़ेंगे, उसके इतिहास को पढ़ेंगे, तो गुमानी पंथ हमारे पहले रचनाकार बड़ा नाम। उनके बाद की जो दूसरी पीढ़ी आती है उसमें दीवान सिंह चौधरी का नाम आता है, जिनकी किताब है दीवानी विनोद। वो किताब वो दीवानी विनोद जिन्होंने लिखी, दीवान सिंह चौधरी, वो मेरे परिवार के, मेरे दादा ही हमारे दादा। वो सांस्कृतिक एक योद्धा थे। पूरे गांव में जो सांस्कृतिक आयोजन करते थे वो वही करते थे। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा क्या परिषद था, ग्रामीण गांव परिषद या कुछ था, वो रामलीला करते थे। तो रावण की भूमिका के लिए ये दीवान सिंह जी जाते उस जमाने में, यानी 1926 में उन्होंने दीवानी विनोद किताब लिखी। छपी वो 1957-58 में है, मेरे पिताजी ने बाद में वो छपाई। तो एक विरासत में भी मिला हुआ। दूसरा गाने वाने का, लोकगीत लोक संस्कृत जीवन से जुड़ा रहा, गाँव में ये सब कार्यक्रम होते थे, तो ये भी उससे जुड़ने का मौका मिला। लेकिन जब मैंने नौकरी ज्वाइन की साहित्य के लिए, मैं
अपने को जो साहित्यिक रूप से अपने को पूरी तरह जोड़ पाया वो साहित्य अकेडमी से जोड़ पाया। यहाँ मुझे बहुत कम समय रहा मैं 5-6 साल रहा, लेकिन यहाँ भारतीय साहित्य को पढ़ने का मुझे भरपूर मौका मिला। संपर्क उसमें पत्रिका से मैं जुड़ा हुआ था और मैंने भरपूर पढ़ा तो साहित्य को समझा। भाषा, हम पहाड़ के लोगों की भाषा कैसी होती है तो आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन भाषा को दुरुस्त करने का काम कैसे किया जाता है, कैसी भाषा लिखी जाती है, ये मैंने साहित्य अकेडमी में से सीखा। और आज भी साहित्य अकेडमी को क्या, मैं अब तो दिल्ली सरकार से भी रिटायर हो गया, लेकिन साहित्य अकेडमी से आज भी मेरा जुड़ाव है, अपनत्व है। और मैं एक मंदिर के रूप में उसे लेता हूँ, एक साहित्य का बड़ा मंदिर वहाँ पर है। और फिर दिल्ली सरकार में आया, दिल्ली सरकार में सांस्कृतिक गतिविधियाँ हुई और सेक्रेटरी बनने का मौका भी मिला। उसमें पुस्तकें जो रचना में देख रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा हाँ, देखिए सबसे पहला मेरा उपन्यास था ममता। वो पहला उपन्यास था जो 1983 में छपा था, लेकिन वो ये युवा का दिमाग की उपज थी। लेकिन जो मुझे पहचान मिली वो उपन्यास है आसमान झुक रहा। तो अंत में आप जो नए साहित्यकार हैं या हिमालय से जुड़े हैं या कोई भी, उनको हिमालय को किस तरीके से लेना चाहिए, और खासतौर पर जो मध्य हिमालय है उनके लोगों को अपने साहित्य, खासतौर पर जो क्षेत्रीय गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लिख रहे हैं, उनको क्या संदेश आप थोड़ा देना चाहिए? देखिए, यदि आप पहाड़ में हैं, पहाड़ के जीवन को जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास जो संवेदनशीलता है वो बहुत ज़्यादा होगी, और आप चीज़ों को कितनी बारीकी से पकड़ पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, पहाड़ मतलब हिमालय जैसा पहाड़ जो दुनिया का अकेला पहाड़ है, हिमालय, कोई दुनिया में दूसरा हिमालय नहीं है, एक ही हिमालय है, वो हमारे पास है। और यदि हम उस हिमालय की जो विरासत है उसको समझ लें तो भी हमारा जीवन धन्य है। लेकिन हिमालय को समझना अपने में ही एक जीवन को समझना। ठीक है, हिमालय में क्या कुछ नहीं है, जीवन का उतार चढ़ाव भी है, सुख दुख भी है, जीवन को देखने की दृष्टि भी है। मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं जब पहली बार समुद्र के किनारे गया था तो मुझे ये लगा कि यार यहाँ पर खड़े होकर मैं उधर सामने देख रहा हूँ तो इससे आगे तो दुनिया कुछ है ही नहीं। एक निराशा का भाव मेरे मन में आया था समुद्र को देख कि आगे तो कुछ है ही नहीं, पानी पानी है। लेकिन जब आप मेरे पहाड़ पाएंगे, मेरे हिमालय पाएंगे, एक चोटी पर जाएंगे, जब दूसरी चोटी को देखेंगे तो आपको ये लगता है उस पहाड़ के उस पार भी कुछ है। उस पार क्या है? एक जीवन है ना, एक होने की जिज्ञासा होती है। तो ये पहाड़ की बड़ी ताकत है। आपको इतनी बड़ी जिज्ञासा मिल रही है, चीजों को समझने की ताकत आपको मिल रही है, एक नजरिया मिल रहा है, आपका दृष्टिकोण वहां तक पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर आप जितना पहाड़ को समझेंगे, पहाड़ अपने आपको इतना समृद्ध करेगा। तो मैं युवाओं से कहूँगा, पहाड़ को समझिए, पहाड़ को समझना, पूरा भारतीय जीवन दर्शन उसमें समाहित है, वहाँ मौजूद है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे, जितना भारतीय जीवन को समझेंगे, वही आपका जीवन का एक सुयश प्राप्त है। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी। ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आता हूँ नए मुद्दे के साथ आपके सामने, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।